अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारी फिज़िकल क्लास हुई थी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने आपको सीएसएस का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सीएसएस क्या होती है और इसमें हमें इसकी टाइप्स कितनी हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सीएसएस होती है, इंटरनल होती है, इनलाइन होती है। एंड देन मैंने आपको बताया था कि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसके बाद मैंने आपको सीएसएस का सिंटैक्स बताया था कि सिलेक्टेड, डिक्लेरेशन और प्रॉपर्टी और वैल्यू आप किस तरह से लिखते हैं। देन हमने कुछ एलिमेंट्स के ऊपर सीएसएस अप्लाई भी की थी ड्यूरिंग द क्लास। एंड देन मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से करते हैं हम सीएसएस में। फिर हम आ गए थे सीएसएस के सिलेक्टर्स पे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 तरह के सिलेक्टर्स हैं, जिसमें से सिंपल सिलेक्टर्स मैंने आपको करवा दिए थे इन द फिजिकल क्लास। कम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं, सूडो क्लास होती है, सूडो एलिमेंट होते हैं और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि सिंपल सिलेक्टर्स में क्या क्या है। सिंपल सिलेक्टर में आपके पास एलिमेंट सिलेक्टर आ जाते हैं कि आपने डायरेक्टली किसी HTML के टैग को CSS प्रोवाइड करनी होती है, उसके ऊपर CSS इम्प्लीमेंट या अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो हम सिंपली उस टैग का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर अपनी जो भी रिक्वायर्ड CSS हैं उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यूज लिख देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 10 पी टैग्स हैं तो आप उन 10 पी टैग्स पे एक ही स्टाइलिंग से अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास 10 पी के टैग्स हैं और आपने उनमें से एक टैग पे स्टाइल्स अप्लाई नहीं करने, तो सिंपल एलिमेंट सिलेक्टर से आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। देन मैंने आपको आईडी सिलेक्टर का बताया था कि ये हमेशा यूनिक होती है और आपको CSS इंप्लीमेंट करने के लिए हैश टैग की ज़रूरत, हैश के सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। देन क्लास सिलेक्टर के लिए आप डॉट यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैंने आप एंड पे तीनों तरह के एलिमेंट्स का यूजेज जो है CSS में वो लिखा हुआ है। ये हमारे पास है एलिमेंट सिलेक्टर, जहाँ पे हम डायरेक्टली पी का टैग यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट में जितने भी पी के टैग्स होंगे उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हम आईडी यूज़ कर रहे हैं पैरा 1। सो जिस भी टैग की आईडी होगी पैरा 1, उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, सो जिस जिस एलिमेंट की क्लास सेंटर होगी वहाँ पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्लासेस हम मल्टीपल भी दे सकते हैं और मल्टीपल टैग्स की भी सेम क्लासेस हो सकती हैं। आईडी हमेशा यूनिक होती है और ये हमेशा एक ही टैग के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का, कि अगर आपने पूरे HTML डॉक्यूमेंट का के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, लाइक आपने कोई फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी है, आपने डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रखना है, या फिर आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है पूरे HTML डॉक्यूमेंट की, तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करते हैं, दैट इज स्टैटिक। और स्टैटिक के ऊपर हम जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं कम्बिनेटर सिलेक्टर्स। अ कम्बिनेटर सिलेक्टर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिलेक्टर्स। अब आपके पास अगर एक ही हिरार्की में कुछ टैग्स गिवन हो तो आपने उनमें से सिलेक्टर्स को, टैग्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कम्बिनेटर सिलेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि हम इस HTML के टैग को, इस HTML के कोड को देखते हैं विद इन द बॉडी टैग। राइट, वी हैव अ div दैट इज डिवीजन। इस div के अंदर हमारे पास एक p का टैग है, दूसरा p का टैग है, देन हमारे पास स्पैन है, स्पैन के अंदर p का टैग है, स्पैन क्लोज्ड, देन अनदर स्पैन, उसके अंदर p का टैग, div क्लोज्ड, एंड देन div के बाहर p का टैग, देन स्पैन का टैग, देन p का टैग, एंड देन स्पैन का टैग। ठीक है, और अगर हम इसकी हिरार्की देखें इस पूरे अपने HTML के स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास सबसे पेरेंट जो टैग है दैट इज बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमारे पास कितने चाइल्ड्स हैं? एक तो डायरेक्ट चाइल्ड div है,
ठीक है, बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड div है, एंड देन बॉडी का ही डायरेक्ट चाइल्ड है p span p span। ठीक है, तो ये 5 टैग्स बॉडी के डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, राइट। बॉडी पेरेंट टैग के अंदर div का टैग है, इसके अंदर हम अभी नहीं जा रहे, हम div को एज अलोन चाइल्ड टैग कह रहे हैं। ठीक है, तो div का टैग, p का टैग, span का टैग, p का टैग, span का टैग, तो ये 5 डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं बॉडी के टैग के। सिमिलरली अगर हम div में आए और div को अगर हम पेरेंट कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट चाइल्ड्स कौन कौन से हैं, दिस p टैग, दिस p टैग, दिस span टैग, दिस span टैग। तो 4 हमारे पास डायरेक्ट div के टैग के चाइल्ड्स हैं। देन अगर हम इस स्पैन को पेरेंट टैग कंसीडर करें तो हमारे पास इसका जस्ट एक ही चाइल्ड है, दैट इज p टैग। एंड सिमिलरली अगर हम इस स्पैन को पेरेंट टैग कंसीडर करें तो हमारे पास एक p का टैग इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। तो अगर हम इनडायरेक्ट चाइल्ड्स की बात करें तो इस बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे वो इस बॉडी के इनडायरेक्ट चाइल्ड्स होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में मतलब कि इमीडिएटली जो नेक्स्ट लेवल पे टैग होगा वो उसका डायरेक्ट टैग होगा और डायरेक्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट चाइल्ड क्या होगा, उस टैग में जितने भी टैग्स हैं वो उसके इनडायरेक्ट चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉडी के इनडायरेक्ट चाइल्ड्स देखें तो इसमें ये वाला div भी आएगा, ये p भी आएगा, ये p भी आएगा, ये span भी आएगा, इस स्पैन के अंदर वाला p भी आएगा, फिर ये स्पैन आएगा, इसके अंदर वाला p आएगा, एंड यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो इस div के इनडायरेक्ट चाइल्ड्स कौन कौन से हो गए, p का टैग 2, span 3 एंड p टैग 4, span 5, p टैग 6। सो इस div के इनडायरेक्ट चाइल्ड हमारे पास 6 हैं, लेकिन इस div के डायरेक्ट चाइल्ड्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाइल्ड्स का। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक सिंपल सिलेक्टर है कि p का टैग हम यूज करके स्टाइलिंग अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में जितने भी p के टैग्स हैं उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। फेयर इनफ। लेकिन अगर हमने किसी भी एक स्पेसिफिक ब्लॉक, फॉर एग्जांपल दिस div, इसके अंदर वाले सब p के टैग्स पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, इसके बाहर जितने भी p के टैग्स हैं हमने उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यूज होते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास है डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। फर्स्ट वन इज डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, बेसिकली डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर किसी भी टैग के सब चाइल्ड्स को के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करता है, वो चाहे डायरेक्ट चाइल्ड्स हों चाहे इनडायरेक्ट चाइल्ड्स हों। तो अगर हम इस div की बात करें तो div के अंदर अगर हम डिसेंडेंट सिलेक्टर लगाते हैं विच इज स्पेस, सो स्पेस के साथ होता है, तो हम लिखेंगे div स्पेस इसके अंदर p के टैग। अब स्पेस डिसेंडेंट सिलेक्टर है, दैट मीन्स कि इस div के अंदर जितने भी p के टैग्स होंगे वो चाहे डायरेक्ट चाइल्ड हो चाहे इनडायरेक्ट चाइल्ड हो, उन सब के ऊपर हमारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में गए एंड देन मैं इसका कोड ओपन कर लेता हूँ हियर, एंड इनिशियली मैं इसकी स्टाइलिंग को कर रहा हूँ कमेंट। तो हमारे पास बेसिकली ये HTML है, लाइन 1, लाइन 2 एंड अप टू लाइन 8। सो लाइन 1 हमारे पास आ रही है p के टैग से, लाइन 2 हमारे पास आ रही है p के टैग से, लाइन 3 हमारे पास आ रही है स्पैन के अंदर p के टैग से, लाइन 4 हमारे पास स्पैन के अंदर p के टैग से, देन लाइन 5 div के बाहर से, लाइन 6 div के बाहर स्पैन से, लाइन 7 div के बाहर p टैग से एंड लाइन 8 div के बाहर स्पैन टैग से। तो ये हमारे पास सिंपल आउटपुट आ रही है विदाउट एनी CSS। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने इस div के अंदर जितने भी p के टैग्स, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हैं चाहे वो इनडायरेक्ट चाइल्ड हैं, सबको सेलेक्ट करके उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितने div के अंदर जितने भी p के टैग हैं, तो अब मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज स्पेस।
अब इससे क्या होगा मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाइल्ड्स हैं पी टैग के, वो सब क्या हो जाएंगे, उनका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और उनका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो अब लाइन 1 का बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर व्हाइट होगा, लाइन 2 के ऊपर अप्लाई होगा, लाइन 3 के ऊपर अप्लाई होगा और लाइन 4 के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि ये चारों पी टैग हैं और ये चारों डिव के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हैं, चाइल्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो लाइन 1, 2, 3 एंड 4 वो सब, उन सब के ऊपर ये CSS अप्लाई हो गई है, क्योंकि हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर सेलेक्ट किया था। अब ये वाली जो CSS है ये लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 7 के ऊपर अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ये डिव के डायरेक्ट ना तो डायरेक्ट चाइल्ड है ना ही इनडायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्पैन को सिलेक्ट करेंगे तो स्पैन के ऊपर हमारा जो CSS है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नाउ स्पैन का कलर हम बैकग्राउंड कलर जो है वो यहां से अगर हम ब्लू करते हैं तो उस बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो हम इसके कोड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अब उसने जो कोड है उसने इस स्पैन का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया है, बट इसके अंदर वाला जो पी का टैग है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें इस पी के टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। राइट। तो स्पैन का टैग बेसिकली उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लॉक लेवल टैग है। तो ये ब्लॉक लेवल टैग इस इनलाइन टैग की स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता, ये अपनी स्पेस बनाता है। ठीक है। तो अगर हम इस पी के टैग का मतलब लाइन 3 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि डिव के अंदर स्पैन और स्पैन के अंदर पी का टैग, डिव के अंदर स्पैन कि डिव का चाइल्ड हो स्पैन, चाहे जिस भी लेवल पे हो, लेवल 1 पे हो, लेवल 4 पे हो। लेवल 1 हमारे पास डायरेक्ट चाइल्ड होता है और 1 से आगे जितने भी लेवल्स हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट चाइल्ड होंगे। सो डिव का लेवल 1 या लेवल जिस मर्जी पे स्पैन हो और स्पैन में जिस मर्जी पे पी का टैग हो, वहां पे हमने जस्ट कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू और व्हाइट कलर करना है व्हाइट। तो अब इस कोड के बाद हमारे पास जितने भी डिव के अंदर स्पैन टैग्स और स्पैन टैग्स के अंदर पी टैग्स होंगे उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। सो इस कोड में हमारे पास जो ये CSS अप्लाई होगी वो लाइन 3 और 4 पे होगी। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एंड यहाँ पे देखूं तो लाइन 3 और 4 के ऊपर हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया है, डिव के अंदर स्पैन और उन स्पैन के ऊपर अंदर पी के टैग्स। ठीक है। और अगर हम स्पैन हटा देंगे तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में डिव के अंदर जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चाइल्ड होंगे उन सब के ऊपर पी का टैग स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। दैट इज लाइन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर आप यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चाइल्ड्स को स्टाइलाइज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर हमारे पास यूज होता है ग्रेटर देन साइन, या इसको आप कह लें एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब चाइल्ड सिलेक्टर क्या करेगा, चाइल्ड सिलेक्टर हमेशा डायरेक्ट चाइल्ड्स को CSS अप्लाई करेगा, इनडायरेक्ट चाइल्ड्स के ऊपर CSS अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको डिसेंडेंट सिलेक्टर से चाइल्ड सिलेक्टर में कन्वर्ट करता हूं तो अब क्या होगा, हमारे पास जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं पी टैग के डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं उनके ऊपर CSS अप्लाई होगी, इनडायरेक्ट चाइल्ड्स के ऊपर नहीं होगी। तो डायरेक्ट चाइल्ड्स हमारे पास हैं लाइन नंबर 1 एंड 2, 3 हमारे पास इनडायरेक्ट है, 4 हमारे पास इनडायरेक्ट है, 5, 6, 7, 8 तो हमारे पास आउट ऑफ स्कोप है। तो अब डायरेक्ट चाइल्ड से हमारे पास क्या होगा, जितने भी चाइल्ड सेक्टर से हमारे पास क्या होगा, जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं उनके ऊपर CSS अप्लाई हो जाएगी। तो ये वाली CSS अप्लाई होगी जस्ट लाइन नंबर 1 एंड 2 पे, क्योंकि वो जस्ट डायरेक्ट चाइल्ड हैं। तो अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 के ऊपर CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर किसी भी स्कोप के अंदर, किसी भी टैग के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाइल्ड दोनों के ऊपर अप्लाई करेगा, बट चाइल्ड सिलेक्टर क्या होगा,
किसी भी टैग के अंदर, किसी भी स्कोप के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं, जस्ट उनके ऊपर CSS को अप्लाई करेगा। और कैसे यूज होता है? एंगल ब्रैकेट्स या ग्रेटर देन का साइन फॉर चाइल्ड सिलेक्टर एंड स्पेस फॉर डिसेंडेंट सिलेक्टर। देन हमारे पास आता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। सो अगर हम अब ये वाले जो पहले दो टैग्स मैंने आपको बताए हैं, पहले दो सिलेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, दिस इज इनसाइड अ स्कोप। लाइक अगर हम इस HTML को देखें तो div के अंदर वाले टैग्स को अगर हमने उनके साथ उनको स्टाइलाइज करना है तो हम या तो चाइल्ड सिलेक्टर यूज करेंगे या फिर हम डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने div के बाहर वाले टैग्स को सिलेक्ट करना है तो हम अगले दो सिलेक्टर्स यूज करेंगे। दोज आर एडजेसेंट सिबलिंग एंड जनरल सिबलिंग। सो एडजेसेंट सिबलिंग में क्या होगा कि किसी भी स्पेसिफिक, लाइक हम इसको स्कोप कहते हैं div, तो किसी भी स्पेसिफिक स्कोप के बाहर वाले टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो एडजेसेंट सिबलिंग में क्या होगा? एडजेसेंट सिबलिंग में अगर मैं div का एडजेसेंट सिबलिंग लगाता हूं दैट इज प्लस साइन, तो अगर मैं यहां पे करता हूं div प्लस p, सो अब इससे क्या होगा कि उस div के फौरन बाद जो p का टैग होगा जस्ट उसके ऊपर हमारा टैग, हमारा स्टाइल अप्लाई होगा। अगर मैंने एडजेसेंट सिबलिंग जो कि प्लस का साइन है वो अप्लाई किया तो div के बाद जो भी पहला इमीडिएटली p टैग होगा उसके ऊपर हमारा CSS अप्लाई होगा। सो div के बाद जो भी p का टैग है वो अगर उसके फौरन बाद आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है, तो उसके ऊपर हमारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो अब मैंने जब एडजेसेंट सिबलिंग का टैग सिलेक्टर यूज किया है तो अब मेरे पास लाइन नंबर 5 के ऊपर जस्ट स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी। रिफ्रेश किया तो लाइन नंबर 5 के ऊपर हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे एक केस ये है कि अगर हमने जो सिलेक्टर यूज किया है, हमने जो स्कोप यूज किया है दैट इज div, उसके फौरन बाद वो टैग एग्जिस्ट ही ना करता हो। लाइक मैंने आपको कहा कि ये एडजेसेंट सिबलिंग तब अप्लाई होगा जब हमारे पास हमारा सिलेक्टर जो है, हमारा जो स्कोप है, उसके फौरन बाद वो टैग एग्जिस्ट करता होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बना रहा हूँ कि उस टैग के फौरन बाद p का टैग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसके बाद जो p का टैग है वो सेकंड लेवल पे है, लाइक टू, उसके दरमियान में कोई एक्स्ट्रा टैग है। तो अब ये एडजेसेंट सिबलिंग का जो टैग है, ये सिलेक्टर है, ये काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो हमारे पास लाइन नंबर 5 स्टाइलाइज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लाइन नंबर 5 एडजेसेंट सिबलिंग, इमीडिएट सिबलिंग नहीं है। तो इस टैग को इंप्लीमेंट करने के लिए लाजमी है कि जो p का टैग या जो भी हम सिलेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो पिछले सिलेक्टर का, पेरेंट सिलेक्टर का इमीडिएट सिबलिंग हो। अगर उन दोनों के दरमियान में कोई टैग आ रहा है तो ये वाला टैग अफेक्ट करेगा हमारे सिलेक्टर को। अगर मैं ये स्पैन का टैग यहाँ से हटा देता हूँ तो ये जो p का टैग है लाइन नंबर 5, ये एडजेसेंट सिबलिंग बन रहा है, इसका इमीडिएट सिबलिंग बन रहा है। अब ये p का टैग इस पे अप्लाई होगा, लाइन नंबर 5 हमारी स्टाइलाइज होगी। बट अगर हम इसके अंदर एक स्पैन का टैग डाल दें या कोई भी टैग डाल दें तो ये जो p का टैग है लाइन नंबर 5, ये इसका एडजेसेंट सिबलिंग नहीं रहा, तो अब हमारे पास लाइन नंबर 5 स्टाइलाइज नहीं हो रही होगी। करेक्ट? तो एडजेसेंट सिबलिंग के लिए लाजमी है कि जो भी हम टैग यूज कर रहे हैं, जो हमने सिलेक्ट किया है, वो उसका इमीडिएट सिबलिंग हो। राइट? एंड द फाइनल इज जनरल सिबलिंग। अब जनरल सिबलिंग में क्या होगा कि उस टैग के बाद जितने मर्जी लेवल के बाद कोई टैग हो तो उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है? अब लाजमी नहीं है कि यहाँ पे कि अब ये दोनों जो सिलेक्टर्स हैं, दीज आर फॉर द आउट स्कोप, एडजेसेंट सिबलिंग एंड जनरल सिबलिंग, उस टैग के बाहर वाले टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए, उस टैग के बाद वाले टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब जो जनरल सिबलिंग है, सॉरी, जो एडजेसेंट सिबलिंग था वो क्या कर रहा था? इमीडिएट सिबलिंग को स्टाइलाइज कर रहा था। तो जनरल सिबलिंग होगा वो इमीडिएट बेशक ना हो, जिस मर्जी लेवल पे हो,
उसके ऊपर स्टाइलाइज अप्लाई कर देगा। जहां पे भी वो पी का टैग हो उसके बाद उसको उसके ऊपर उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर देगा। अगर हम इसमें जनरल सिबलिंग सेलेक्ट करते हैं, दैट इज दिस व्हाट वुड यू से इट, निगेशन साइन सॉरी। सो अगर हम इसमें जनरल सिबलिंग सेलेक्ट करें तो हम निगेशन साइन के साथ उस टैग को सेलेक्ट करेंगे। अब क्या होगा कि इस div के बाद जितने भी p के टैग्स हैं वो चाहे जिस मर्जी लेवल पे हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर CSS अप्लाई होगी। तो अगर हम इसके ऊपर p का टैग लिखते हैं div के बाद, तो div के बाद जितने भी p के टैग्स हैं उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। दैट मीन्स कि लाइन नंबर 5 और 7 के ऊपर हमारी CSS अप्लाई होगी। सॉरी, have I saved it? No. So लाइन नंबर 5 एंड 7 के ऊपर हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो रही है क्योंकि हमने जनरल सिबलिंग सेलेक्ट किया है और हमने P का टैग लगाया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिखूं, इस div के बाद जितने भी स्पैन के टैग्स आएंगे वो चाहे इमीडिएट सिबलिंग हो या फिर किसी भी तरह से सिबलिंग हो वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम स्पैन लिखते हैं तो हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई होगी लाइन नंबर 6 और 8 पे। सेव, रिफ्रेश एंड 6 एंड 8 के ऊपर हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है। राइट। सो 4 तरह के जो सिलेक्टर्स हैं, कम्बिनेटर सिलेक्टर्स, डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सिलेक्टर्स, ये किसी भी टैग के अंदर वाले टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए, डिसेंडेंट सब टैग्स को सिलेक्ट कर लेगा, चाइल्ड इमीडिएट चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा। एंड देन हमारे पास एडजेसेंट एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स हैं। ये हमारे पास किसी भी टैग के बाहर वाले एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हैं। एडजेसेंट सिबलिंग क्या करेगा, अगर इमीडिएट चाइल्ड हुआ तो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेगा। और जनरल सिबलिंग में क्या होगा, इमीडिएट हो या फिर इमीडिएट ना हो सब पे अप्लाई कर देगा आउटसाइड ऑफ द स्कोप। तो ये दो आउटसाइड ऑफ द स्कोप हैं और ये दो हमारे पास इनसाइड ऑफ द स्कोप हैं। तो ये है हमारे पास 4 तरह के कम्बिनेटर सिलेक्टर्स जो कि हम यूज करते हैं CSS के अंदर। देन हमारे पास एक सिलेक्टर आता है दैट इज सूडो क्लास। Pseudo class is used to define special state of an element. For example, it can be used to style an element when a user mouse over it. So mouse over का क्या मतलब है, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेरे पास कर्सर है। तो होवर का ये मतलब होगा कि अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाता हूँ तो इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई हो। ठीक है, जैसे ही हम इस टेक्स्ट के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेकर जाएं उसके ऊपर CSS अप्लाई हो। स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली। सो अगर हमारे पास 4-5 लिंक्स हैं और हमने उनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी लिंक्स यूजर विजिट कर चुका है और कौन सी लिंक्स यूजर ने विजिट नहीं की, तो हम उसके ऊपर भी स्टाइलाइज कर सकते हैं। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब मेरे पास यहाँ पे टाइपिंग की जो कैपेबिलिटी है वो एनेबल हो जाती है। सो दैट मीन्स कि जैसे ही मैं इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये टेक्स्ट एरिया फोकस हो रहा है। तो अब इस फोकस के ऊपर अगर मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग सूडो क्लास। इसका सिंटैक्स क्या है, हम लिखते हैं सिलेक्टर, जो भी हमारे पास सिलेक्टर होगा वो कोई टैग हो सकता है, डिव हो सकता है, ए का टैग हो सकता है, कोई इनपुट फील्ड हो सकती है। देन हमने लगाना है सिंगल कॉलन लगाएंगे एंड देन हम लगाएंगे सूडो क्लास, जो भी हमने क्लास सेलेक्ट करनी है। अब 4-5 तरह की क्लासेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ एंड देन हमने जो भी CSS अप्लाई करना होगा हम वो लिख देंगे। तो ये है सूडो क्लास का बेसिक सिंटैक्स। अब हमारे पास क्लासेस कौन कौन से टाइप की हैं, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 क्लासेस हैं। ठीक है, एक है होवर, एक्टिव, फोकस एंड विजिटेड। होवर मैंने आपको बता दिया है, होवर क्या होगा, दिस सूडो क्लास इज यूज्ड टू ऐड स्पेशल इफेक्ट टू एन एलिमेंट व्हेन आवर माउस पॉइंटर इज ओवर इट। अगर मेरे पास ये एलिमेंट है, मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेकर जाऊं इसके ऊपर कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई हो, तो हम होवर की सूडो क्लास सेलेक्ट करेंगे। एक्टिव, व्हेन इज एन एलिमेंट विच इज एक्टिवेटेड व्हेन द यूजर क्लिक ऑन इट। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि एक्टिव का क्या मतलब है।
सो सूडो क्लास, इसका मैं HTML ओपन कर लिया एंड इसका कोड ओपन कर लिया। सो ये है मेरे पास एक HTML। मैंने एक पी का टैग बनाया हुआ है, सॉरी ए का टैग बनाया हुआ है, href है। href पे हमारे पास एक google.com.in इंडिया का जो गूगल है वो ओपन हो रहा है। टारगेट हमारे पास ब्लैंक है, दैट मीन्स कि ये वाला जो लिंक है ये हमारे पास न्यू टैब में ओपन होगा और दिस इज अ लिंक हमारे पास शो होगा। अब मैंने एक को कुछ स्टाइलिंग दी हुई है कि उसका कलर रेड किया हुआ है, फॉन्ट साइज 20 किया हुआ है, फॉन्ट वेट बोल्ड किया हुआ है। पैडिंग मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया हुआ है और टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन की हुई है। रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास आ गया HTML। ठीक है, कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर रेड, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट बोल्ड और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या हुआ, हमारे पास बेसिकली टिपिकली जो ए टैग है उसकी अंडरलाइन आती है। ठीक है, किसी भी अगर मैं कोई भी ए का टैग बनाऊं और इसका मैं अगर बैकग्राउंड कलर भी ख़त्म कर दूं तो आपको बेहतर समझ आएगी। कोई भी अगर हम ए का टैग बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक अंडरलाइन आती है जो इसको बताती है कि ये ए का टैग है। तो अगर आपने ये अंडरलाइन रिमूव करनी हो तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं उस ए टैग की, तो क्या होता है कि वो अंडरलाइन रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे और मैं अब अगर इसका बैकग्राउंड कलर कमेंट कर दूं तो वो अंडरलाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, बट स्टिल दिस इज़ अ क्लिकेबल आइटम, दिस इज़ अ ए टैग। नाउ अब मैं चाह रहा हूं, अब इसका होवर क्या है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूं इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। स्टाइलिंग क्या है कि इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो रहा है और इस टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जस्ट क्या है हमारे पास, इसको रिफ्रेश किया मैंने, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और टेक्स्ट कलर ऑरेंज है, रेड है। ठीक है, तो रेड है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूं तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो रहा है और टेक्स्ट कलर कुछ और हो रहा है। तो ये है इसका होवर इफेक्ट। ये हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमने सिलेक्टर टैग सेलेक्ट करना है ए का और ए के ऊपर हमने होवर करवाना है। तो ए सिंगल कॉलन होवर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कलर कर रहे हैं ग्रे और बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं ऑरेंज। सो जैसे ही यूजर इसके ऊपर होवर करेगा हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो रहा है ऑरेंज और कलर हो रहा है ग्रे। ठीक है, तो जैसे ही यूजर इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो हमारे पास वो वाला इफेक्ट आ रहा है। नाउ सेकंड थिंग इज एक्टिव। एक्टिव हमारे पास क्या है कि जब यूजर इसके ऊपर क्लिक कर दे और अपना क्लिक ना छोड़े तो उस क्लिक करने और छोड़ने के दरमियान वाला जितना भी इंस्टेंस है दैट इज एक्टिव। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, अभी मैंने इसके ऊपर जस्ट होवर किया है। नाउ मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अभी तक मैंने क्लिक नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान का जो इंस्टेंस है इसमें आपने क्या स्टाइलिंग करनी है, दैट इज दैट विल बी डन यूजिंग द एक्टिव क्लास। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। नाउ एक्टिव के ऊपर आप कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे अपना सिलेक्टर दैट इज ए कॉलन एक्टिव। एक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, इसका कलर कर रहे हैं ब्लू और बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं पर्पल। सो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक नहीं छोड़ा तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया पर्पल एंड कलर हो गया ब्लू। ठीक है, तो एक्टिव आपका वो इंस्टेंस होगा जब आपका यूजर क्लिक करेगा और उसने क्लिक नहीं छोड़ा तो उनके दरमियान वाला जितना भी इंस्टेंस है वहां पे आपको वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। एंड थर्ड इज विजिटेड। फोकस को मैं बाद में देखता हूँ। विजिटेड, अब अगर यूजर ने इस लिंक को ऑलरेडी विजिट कर लिया है तो हम कैसे बताएंगे कि यूजर ने इस लिंक को ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो उसके लिए यूज होता है विजिटेड का सूडो क्लास। इसमें क्या होता है, यूजर मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो भी वेबसाइट थी google.com.in वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी क्योंकि हमने क्या किया हुआ है अंडरस्कोर ब्लैंक का टारगेट दिया हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, हमारे पास न्यू टैब में
ओपन हो जाएगी वेबसाइट। मेरे पास ओपन नहीं हुई क्योंकि मैं इंडिया की वेबसाइट ओपन कर रहा था। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ पाकिस्तान की वेबसाइट। पाकिस्तान की वेबसाइट बेसिकली मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो वो कैशे में सेव होगी। तो होप्स हो कि ये इसको विजिटेड का लेबल दे देगा। अब क्योंकि मैंने google.com.pk ऑलरेडी ओपन की हुई थी पहले जब मैं ये कोड बना रहा था, तो वो वाली साइट मेरी ब्राउज़र की कैशे में सेव्ड है। तो जब वो ब्राउज़र के कैशे में सेव है, दैट मीन्स कि वो वाला लिंक मैंने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। जब मैंने वो लिंक ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई होगी वो विजिटेड वाली होगी। तो विजिटेड में मैंने क्या किया हुआ है, कलर टेक्स्ट का किया हुआ है ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर किया हुआ है ब्राउन। तो कलर यहाँ पे हो गया ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर ब्राउन। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी वेबसाइट लिख दूँ जो मैंने ऑलरेडी विजिट ना की हुई हो, दैट इज IN, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो वाला जो स्टाइल है बैक वापस आ जाएगा। और अगर हम इस वेबसाइट को अब ओपन कर लेंगे, मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक facebook.com। ठीक है, हमने इसको ओपन नहीं किया हुआ तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ रहा है। अब मैंने इसको ओपन किया है तो मेरी फेसबुक ना खुल जाए। ओके, फेसबुक खुल जाएगी। हम कुछ और जीमेल पे जीमेल खुल जाएगी। कोई और वेबसाइट w3schools.com। ठीक है, हमने ओपन किया, हमारे पास वेबसाइट ओपन हुई W3 Schools। ये जब तक लोड नहीं होगी, मतलब अब ये लोड हो रही है, दैट मीन्स कि अभी ये कैशे में सेव नहीं हुई। जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाएगी, अब लोडिंग खत्म हो गई है, दैट मीन्स कि ये वेबसाइट हमारे कैशे में सेव हो गई है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब ये वेबसाइट ऑलरेडी विजिटेड है और इसके ऊपर जो CSS अप्लाई होगी दैट इज फ्रॉम दैट सूडो एलिमेंट सूडो क्लास जो हमने विजिटेड के ऊपर दिया था। बैकग्राउंड कलर ब्राउन एंड कलर ग्रीन। सो बैकग्राउंड कलर ब्राउन, कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये है आपका विजिटेड का सूडो क्लास। एंड लास्ट पे हमारे पास है फोकस। अब फोकस का बेसिकली जो सूडो क्लास है, ये हमारे पास यूज होती है किसी भी इनपुट फील्ड के लिए। जैसे कि अगर मेरे पास ये टेक्स्ट फील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML में कि हम एक टेक्स्ट फील्ड भी बना रहे हैं, तो अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तो इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई हो, यूजर को पता चले मैंने कौन सी टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट किया है और मैं कहां पे लिखने लगा हूं। ठीक है, तो इस चीज के लिए फोकस क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी इनपुट फील्ड में क्लिक करके आप उसमें टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोकस क्या है, किसी भी इनपुट फील्ड को क्लिक करके आप उसके ऊपर टाइपिंग स्टार्ट कर दें। ये मैंने जो आपको एग्जांपल बताई थी कि मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा ये फोकस ऑन हो जाता है और मैं टाइपिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं फोकस किए बगैर अगर टाइपिंग करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बट जैसे ही मैं इस टेक्स्ट एरिया को, टेक्स्ट फील्ड को फोकस करता हूँ, नाउ आई कैन टाइप इन हियर। सिमिलरली अगर हमारे पास ये HTML का पेज है, विदाउट फोकस अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, नाउ आई एम टाइपिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा। किसी भी फील्ड में टाइपिंग करने के लिए हमें उसमें फोकस करना लाजमी है। अब मैंने इस फील्ड को फोकस किया है, नाउ इफ आई एम टाइपिंग इट विल गो हियर। ठीक है, तो फोकस पे आपका क्या स्टाइलिंग आपने अप्लाई करनी है, दैट विल बी डन यूजिंग द फोकस सूडो क्लास। कैसे होगी, हम उस टेक्स्ट फील्ड को, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट सिलेक्टर दैट इज इनपुट। अब इससे क्या होगा, आपके पेज पे जितने भी इनपुट के हमारे पास होंगे टैग्स, उन सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2 इनपुट के टैग्स। ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि इनपुट का सिलेक्टर सिलेक्ट किया है दैट इज सिंपल सिलेक्टर, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इन दोनों में से किसी के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, फोकस करूंगा, इन दोनों के ऊपर हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप किसी एक इनपुट एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे,
सिंपल सिलेक्टर की जगह पे आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं फर्स्ट वाले के ऊपर फोकस करूंगा तो हमारे पास वो स्टाइलिंग आएगी। सेकंड वाले के ऊपर मैंने फोकस किया तो हमारे पास कोई भी स्टाइलिंग नहीं आई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका कलर भी वाइट कर दें तो दैट विल लुक मोर जेन्युइन। so this and color will be white, right? तो फोकस की जो सूडो क्लास है दैट इज यूज्ड फॉर द इनपुट एलिमेंट्स, और जैसे ही आप उन इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी जो भी स्टाइलिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो बेसिकली दीज आर द 4 सूडो क्लासेस जो कि आप यूज कर सकते हैं इस सिंटैक्स में, दैट इज फॉर सूडो क्लास। और यहाँ पे सिलेक्टर कोई भी हो सकता है, आपका सिंपल सिलेक्टर हो सकता है, आपकी आईडी हो सकती है, आपकी क्लास हो सकती है, आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर हो सकता है, या फिर आपका एडजेसेंट सिबलिंग, आपका जनरल सिबलिंग, आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर, या फिर आपका चाइल्ड सिलेक्टर। यहाँ पे सिलेक्टर कोई भी हो सकता है। देन हमारे पास आता है सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट हमारे पास जो सिलेक्टर है दैट इज यूज्ड टू स्टाइलाइज स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, specific parts of an element. अब for example you want to style the first letter or first line of an element, आप p का टैग यूज कर रहे हैं और वहां पे आप चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर कोई और स्टाइलिंग हो, आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर कोई और स्टाइलिंग हो, या फिर आप क्या करना चाह रहे हैं किसी भी टैग से पहले या किसी भी टैग के बाद कोई कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे सूडो एलिमेंट। इसका सिंटैक्स क्या है, आप कोई भी सिलेक्टर लिखेंगे, वो आईडी हो सकती है, क्लास हो सकती है, आपका सिंपल सिलेक्टर हो सकता है, देन आप डबल कॉलम्स लगाएंगे। सूडो क्लास में हम सिंगल कॉलम लगा रहे थे, सूडो एलिमेंट में हम डबल कॉलम्स लगाएंगे एंड देन हम अपना सूडो एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब सूडो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास फर्स्ट लाइन, फर्स्ट डैश लाइन। तो फर्स्ट लाइन क्या करेगी, आपके टेक्स्ट का जो भी फर्स्ट लाइन होगा उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। आपके टेक्स्ट, आपका पी का टैग है, उसकी जो भी फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट लेटर पे क्या होगा, आपका अगर पी का टैग है, हम पी के टैग को जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका पी का टैग है, उसका जो भी फर्स्ट लेटर है जस्ट उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा, फर्स्ट लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। देन बिफोर आपने जो भी सिलेक्टर लगाया हुआ है उससे पहले कोई भी आपने कंटेंट ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा उस सिलेक्टर से पहले। सिमिलरली अगर आप आफ्टर लगाते हैं तो उस सिलेक्टर, उस टैग के बाद आपका जो भी एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन सिलेक्शन मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले मैं चारों की आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे दूँ। सूडो एलिमेंट, इसका मैंने ये ओपन कर लिया एंड देन मैंने इसका कोड ओपन कर लिया। नाउ ये मेरे पास एक बॉडी है और बॉडी के अंदर पी का टैग है, देन मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है H1 की। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे इससे पहले और इसके बाद में कोई इमेज ऐड करनी हो तो वो मैं कैसे करूंगा। हम इसको पहले कर देते हैं कमेंट, ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ फिलहाल कमेंट, राइट। सो ये मेरे पास एक आउटपुट आ रही है। मैंने H1 का टैग लगाया क्योंकि H1 का टैग ब्लॉक लेवल है, तो इसने पहले हमारे पास एक इमेज इंसर्ट हुई यहाँ पे। पी के टैग तो आपको पता है ना कि पी के टैग में हम जो भी लिखें वो एज इट इज आ जाता है ब्लॉक लेवल पे। तो हमारे पास एक इमेज आई, इमेज हमारे पास इनलाइन टैग है तो इसके आगे वाली स्पेस एम्प्टी है। इसके बाद क्योंकि ब्लॉक लेवल टैग आया है H1 तो वो न्यू लाइन पे स्टार्ट हुआ है, एंड उसके बाद दोबारा इमेज आई है, ये इनलाइन है क्योंकि इससे पहले ब्लॉक लेवल था, तो ये हमारे पास आएगी न्यू लाइन पे। तो हमारे पास आउटपुट आ गई इस तरह से। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं इस टैग से पहले ये इमेज इंसर्ट करूं और इस टैग के बाद ये इमेज इंसर्ट करूं, बिफोर एंड आफ्टर। तो उसके लिए मैं इमेज का टैग यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, हमारे पास
सूडो एलिमेंट का बिफोर एंड आफ्टर वाला पोर्शन। तो मैंने बिफोर h1 और आफ्टर h1 कोई इमेज इंसर्ट करनी है। बेसिकली ये इमेज मेरे पास कहाँ पड़ी है, इसी फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है और वहाँ पे मेरे पास 1.jpg पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो बिफोर में मैंने क्या किया, एक कंटेंट की प्रॉपर्टी है। कंटेंट की प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी यूज होती है CSS में कोई भी चीज इंसर्ट करवाने के लिए। ठीक है, कोई भी कंटेंट इंसर्ट करवाने के लिए। और कौन सा कंटेंट, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू में हम लिखते हैं URL एंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमने कंटेंट ऐड करवाना है हम उसका एड्रेस लिख देते हैं। क्योंकि ये मेरी इमेज 1.jpg इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेजेस और उसके अंदर 1.jpg। तो बिफोर हमारे पास क्या होगा, ये वाली इमेज इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आफ्टर में मैंने वही सेम इमेज इंसर्ट की हुई है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो उस हेडिंग से पहले और उस हेडिंग के बाद हमारे पास क्या हो गई, इमेज इंसर्ट हो गई। अब ये ब्लॉक लेवल था तो उसने ब्लॉक लेवल को इग्नोर करके इससे पहले और इसके बाद में हमारी इमेजेस को इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन पे। अब ये मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ P के टैग पे। तो P के टैग की फर्स्ट लाइन को स्टाइलाइज करने के लिए मेरे पास ये कोड है, P का टैग, देन हमारे पास आ जाएगा सूडो एलिमेंट का सिंटैक्स दैट इज डबल कॉलन एंड देन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन पे मैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ, कलर अप्लाई कर रहा हूँ, फॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल कैप्स कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली हमारे पास कैलिब्री है, फॉन्ट साइज हमारे पास 60 पिक्सल्स है। रिफ्रेश करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है हमेशा वो क्या है, वो हमारे पास स्टाइलाइज होगी। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर टेक्स्ट इंक्रीज हो जाएगा। लाइक ये हमारे पास अभी आ रहा था इस वर्ड तक, तो अगर मैं इसमें जूम आउट करता हूँ तो हमारी ये लाइन बड़ी हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट लाइन वाला एट्रीब्यूट है ये लाजमी नहीं है कि आपके 2 वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को, 10 वर्ड्स को, फर्स्ट सेंटेंस को करेगा। नहीं, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी फर्स्ट लाइन होगी उसमें 1 वर्ड है, उसमें 10 वर्ड है, उसमें 1000 वर्ड है, उन सब को ये उस सब के ऊपर CSS अप्लाई करेगा। जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूं, बल्कि लाइक बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दूं, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन इंक्रीज होती जा रही है। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट लाइन होगी उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा irrespective of the number of words, number of sentences. सिमिलरली अगर मैं इसको जूम इन करता जाऊंगा तो हमारी फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है, लाइक कम हो रही है, और हमारे पास जो टेक्स्ट है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट लाइन पे जस्ट एक ही वर्ड है, तो ये उस एक वर्ड पे ही हमारी स्टाइलिंग को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एंड देन इज फर्स्ट लेटर। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट, एंड फर्स्ट लेटर को हम कर रहे हैं अनकमेंट। अब क्या होगा, हमारे उस सेंटेंस, उस टैग का जो भी फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, जस्ट फर्स्ट लेटर के ऊपर। ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट लाइन को कर रहा था और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर हो रहा है। तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन हमारे पास पूरी लाइन को करेगी स्टाइलाइज, फर्स्ट लेटर हमारे पास फर्स्ट लेटर को करेगा जस्ट। बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास क्या होगा, किसी भी टैग से पहले और बाद में अगर आपने कोई कंटेंट ऐड करना है तो ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। नाउ इज सिलेक्शन। सो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ एंड हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। नाउ इज दिस टेक्स्ट। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो क्रोम है वो स्टाइल देता है कि इस पूरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर देता है ब्लू और टेक्स्ट कलर कर देता है वाइट। ठीक है, अगर हम इसको भी सिलेक्ट करें तो बैकग्राउंड ब्लू, टेक्स्ट कलर इज वाइट। और बाय डिफॉल्ट अगर हम सिलेक्ट ना करें तो हमारे पास कलर जो है वो ब्लैक आता है और बैकग्राउंड कलर इज वाइट।
अगर हमने इस प्रॉपर्टी को चेंज करना हो कि सिलेक्शन के वक्त हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू ना हो, वो कोई और हो, वो और जो फॉन्ट कलर है वो भी कुछ और हो, फॉन्ट साइज कुछ और हो, तो हम यूज करेंगे सिलेक्शन का सूडो एलिमेंट, दैट इज वो टैग डबल कॉलन सिलेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं रेड और बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा ऑरेंज। अगर हम इसको सेव किया, ये जस्ट हम पी के टैग पे सिलेक्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो H1 का टैग है वो अफेक्ट नहीं होगा। सो रिफ्रेश किया, अगर मैं H1 के टैग को सिलेक्ट करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट उसी पे है, ब्लू बैकग्राउंड है और वाइट हमारे पास टेक्स्ट कलर है। बट अगर हम पी का टैग सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो सिलेक्शन का डिफॉल्ट स्टाइल था वो चेंज होके ऑरेंज और रेड पे चला गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कर देते हैं फॉन्ट साइज और ये मैं कर देता हूँ 20px, अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको रिफ्रेश सिलेक्ट करेंगे हमारे पास फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि हम सिलेक्शन के वक्त फॉन्ट साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम इसके ऊपर जाएं, यहाँ पे ये पी का टैग है एंड hover and selection, there is no selection, so आप सिलेक्शन के वक्त जो फॉन्ट है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, जस्ट आप बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश, सॉरी एनीवेज sudo element रिफ्रेश एंड सिलेक्शन। सो अब आपके पास जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो रहा है एंड टेक्स्ट कलर इज रेड। ठीक है, ओके जी। तो ये 5 हमारे पास सूडो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट लाइन टू स्टाइलाइज फर्स्ट लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ दैट लाइन। सो जूम इन पे आपके पास लाइन के अंदर ज़्यादा वर्ड्स होंगे, वो पूरी लाइन कंसिडर होगी। जूम आउट के वक्त आपके पास एक और लाइन होगी, तो पूरी लाइन जो आपके पास ब्राउजर में शो हो रही है वो फर्स्ट लेटर, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, बिफोर एंड आफ्टर, किसी भी टैग से पहले और बाद में कोई कंटेंट ऐड करना हो तो, एंड सिलेक्शन, अगर आपने बाय डिफॉल्ट किसी ब्राउज़र पे किसी टैग की सिलेक्शन के ऊपर आपने कोई कस्टमाइज्ड स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो तो तब आप यूज़ करेंगे sudo एलिमेंट। देन हमारे पास आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर विच इज़ द लास्ट सिलेक्टर। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, किसी भी टैग के अंदर कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट अगर हो तो हम उस एट्रीब्यूट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करें। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं ए टैग की। ए टैग हमारे पास क्या है, हाइपरलिंक टैग है, हमारे पास लिंक्स बनाता है। अब ए टैग के टारगेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ में सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ हो सकता है, कुछ में अंडरस्कोर ब्लैंक हो सकता है, हम दो को कंसीडर करते हैं। अब हमने उन सब ए के टैग्स के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है जिनका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है। हमने उनके ऊपर अप्लाई नहीं करनी जिनका टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ है या फिर जिनका कोई भी टारगेट का एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करेंगे, राइट। तो आप इसका सिंटैक्स क्या है, वो टैग जिसका आप एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने लगे हैं। इन दिस केस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हम ए का टैग यूज करने लगे हैं और फिर उसके अंदर किस एट्रीब्यूट के ऊपर आपने उसको स्टाइलाइज करना है, और फिर जब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के उस स्पेसिफिक टैग के उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर आपकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन भी दे देता हूँ और इसका कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है एक पी का टैग, ठीक है, और ये है मेरे पास एक ए का टैग
सेकंड, थर्ड, तो ये 3 ए के टैग हैं, जहां पे मेरे पास जस्ट एक का टैग जो है वो अंडरस्कोर ब्लैंक है। हम इसका भी टैग जो है अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं। सो अब मेरे पास 2 टैग्स हैं जिनका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है, और एक जो मेरा ए का टैग है उसका कोई भी टारगेट का एट्रीब्यूट नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने उन सब ए टैग्स को स्टाइलाइज करना है जहां पे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक है। तो मैंने लिखा ए का टैग और टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। यहाँ पे हम कोई भी क्या कहते हैं उसको, कॉमास यूज नहीं कर रहे, इन्वर्टेड कॉमास, डबल या सिंगल यूज नहीं कर रहे। हमने जस्ट लिख दिया टारगेट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जिसके ऊपर हमने उसको स्टाइलाइज करना है, और बैकग्राउंड कलर कर दिया पर्पल, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू नन। तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा पर्पल, टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगा नन। किसका? disney.com का और wikipedia.org का। w3schools.com हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो अगर हमने इसको रिफ्रेश किया तो disney.com, मैं कलर भी इसका वाइट कर देता हूं ताकि रीडेबल हो। सो disney.com और wikipedia.org की बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज हो गया है, और W3 स्कूल जो है वो एज इट इज रहा। सो हमने क्या किया है, हमने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को टारगेट किया है कि जहां पे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक है वहां पे ही ये स्टाइलिंग अप्लाई हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर सेल्फ। अब हमारे पास जो wikipedia.org है वो इस स्ट्रीम से निकल जाएगा। हमारे पास जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी वो हमारे पास जस्ट disney.com के ऊपर होगी। सो disney.com के ऊपर हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर सेल्फ, तो जो भी हमारे पास टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ है wikipedia.com.org उसके ऊपर हमारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, बाकी किसी पे नहीं होगी। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक टैग के, किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टाइलाइज करना है तो आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे अब ये सारी फाइल्स क्लोज कर रहा हूँ और न्यू फाइल बना रहा हूँ, HTML सेव किया, एंड इसको मैं सेव करता हूँ बॉक्स मॉडल .html। ठीक है, और 5, और मेरे पास ये सारा स्ट्रक्चर बन गया। नाउ मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना रहा हूँ सबमिट की, और वैल्यू मैंने इसको दी लॉगिन। ठीक है, और मैंने इसको ओपन किया तो हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट बना। जस्ट एक सेकंड, मैं इसकी पोजीशन जस्ट कर लूं। ओके, तो इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे ताकि पीछे वाला कोई भी टेक्स्ट आपको नजर ना आए। ओके, सो मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ पे मैंने जस्ट एक, मैं इस सब को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। मैंने इसको टाइटल दिया हुआ है बॉक्स मॉडल। सो यहाँ पे मेरे पास इस HTML के पेज पे जस्ट एक बटन है इनपुट टाइप सबमिट का। अब अगर मैं इस यहाँ से आपको इसकी बॉक्स मॉडल HTML का डॉम मॉडल, जिसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहते हैं, बॉक्स मॉडल, उसको समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन के अराउंड कुछ स्पेस है, और उसके बाद हमारा एक बॉर्डर है। ठीक है, और इस बॉर्डर के बाहर भी हमारे पास कुछ स्पेस एग्जिस्ट कर रही होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक पी का टैग भी बनाऊं, दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इस पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करूं तो ये सारी जगह जो आ रही है, जो दिस इज पैराग्राफ टैग है, दिस ये है हमारा इस टैग का कंटेंट। ठीक है, इसी तरह
जो लॉगिन हमने लिखा हुआ है ये हमारे पास है कंटेंट। इस लॉगिन और बॉर्डर के दरमियान में कुछ स्पेस है, उसको हम कहते हैं पैडिंग। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान वाली स्पेस उसको हम कहते हैं पैडिंग। फिर हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, और फिर बॉर्डर के बाहर वाली जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मार्जिन्स। तो अब अगर आप इस इमेज को देखें तो हमारे पास सबसे सेंटर में आता है कंटेंट, ठीक है, जो कि ये वाइट कलर में है, वाइट बैकग्राउंड पे है। फिर कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस आती है वो हमारे पास होती है पैडिंग। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस आती है दैट इज पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर वाली जितनी भी स्पेस है दैट इज मार्जिन। तो ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हैं मार्जिन और पैडिंग की जो हम यूज करते हैं बॉक्स मॉडल में, जो कि इंक्लूड होती हैं बॉक्स मॉडल में। सो कंटेंट क्या है? द कंटेंट ऑफ अ बॉक्स वेयर द टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। व्हाट इज पैडिंग? Clears an area around the content. The padding is transparent. ठीक है, अगर हम कोई भी पैडिंग अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ पे कोई भी कलर आपका नहीं आता। जो भी हमारे पास उस कंटेंट का, उस टैग का बैकग्राउंड कलर होता है वही हमारा एक्सपैंड होता है। देन हमारे पास बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर हमारा पैडिंग के अराउंड होता है। एंड देन मार्जिन, मार्जिन हमारा बॉर्डर के आउटसाइड होता है, बॉर्डर के बाहर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बॉक्स मॉडल समझ आ गया होगा। आपका सबसे पहले अंदर कंटेंट होता है, देन कंटेंट के अराउंड आपकी पैडिंग होती है, देन पैडिंग के अराउंड आपका बॉर्डर होता है, एंड बॉर्डर के अराउंड आपका मार्जिन होता है। यहाँ पे हमारे पास हम अभी पढ़ेंगे मार्जिन, बॉर्डर एंड पैडिंग। अब ये चारों साइड्स पे होते हैं, 4 साइड्स पे हमारे पास पैडिंग होती है। ये हमारे पास जो है, ये अगर मैं ये कंटेंट है तो कंटेंट के ऊपर वाली जो पैडिंग या बॉर्डर या मार्जिन होगा वो हमारे पास होगा टॉप, पैडिंग टॉप, बॉर्डर टॉप, मार्जिन टॉप। लेफ्ट पे हमारे पास होगी पैडिंग लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। कंटेंट के नीचे हमारे पास होगा पैडिंग बॉटम, बॉर्डर बॉटम, मार्जिन बॉटम। एंड कंटेंट के राइट साइड पे हमारे पास होगा पैडिंग राइट, बॉर्डर राइट, मार्जिन राइट। तो 4 तरह की डिफरेंट हमारे पास चीजें होती हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ठीक है, width and height of an element. In order to set the width and height of an element correctly in all browsers, you need to know the box model work. So हम इसको, मैं ये जो width and height वाला जो ये वाली जो स्लाइड है मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं पैडिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कंटेंट के सबसे क्लोजेस्ट जो है दैट इज पैडिंग। ओके, सो पैडिंग क्या होगी? CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट। हमारे पास उस कंटेंट टैग के कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस को इंक्रीज करने के लिए पैडिंग यूज होती है। इनसाइड एनी डिफाइंड बॉर्डर्स विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन्स। मार्जिन्स को भी हम छोड़ दें। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द आउटसाइड ऑफ द, अच्छा जी, देयर आर द प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द पैडिंग, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। सो किसी भी एलिमेंट की पैडिंग को सिलेक्ट करने के लिए, सेट करने के लिए हमारे पास 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने आपको बता दी कि ईच साइड हमारे पास पैडिंग टॉप होती है, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, हमारे पास पैडिंग टॉप होती है, देन हमारे पास पैडिंग बॉटम होती है, देन हमारे पास पैडिंग डैश राइट होता है, एंड देन हमारे पास पैडिंग डैश लेफ्ट होती है। ठीक है, अब हमने P के टैग के ऊपर ये सारी पैडिंग अप्लाई की हैं, तो हमारे पास जो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में कोई स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। हम P के टैग को फिलहाल रिमूव कर रहे हैं क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट कोई भी बॉर्डर नहीं होता। हम यहाँ पे आ गए और ये हमारे पास आ गया HTML का पेज। ओके, सो स्टाइल
एंड इनपुट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी पैडिंग। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही टैग है तो मैं जस्ट उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास अगर HTML में डिफरेंट टैग्स हैं तो आप कोई भी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ID, क्लास या फिर कोई भी कम्बिनेटर सिलेक्टर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैडिंग डैश टॉप और इसको मैं कर रहा हूँ 10px, पैडिंग बॉटम 5px, पैडिंग लेफ्ट 15px and padding dash left and padding right हम करते हैं 30px। अब क्या होगा, हमारा जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 5 पिक्सल्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 15 पिक्सल्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा और 30 पिक्सल्स राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करूं तो बेसिकली हमारा ये जो बटन है इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि पैडिंग क्या करेगा, किसी भी कंटेंट के अंदर स्पेस को क्रिएट करता है, टू जनरेट स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स कंटेंट। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये बटन बड़ा हो जाएगा। तो इसने 30 पिक्सल्स राइट पे, टॉप पे 10 पिक्सल्स, बॉटम पे 5 पिक्सल्स एंड राइट पे 10 पिक्सल्स को इंक्रीज कर दिया और स्पेस हमारे पास इंक्रीज हो गई इनसाइड द बॉर्डर। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट पे 150 कर दूं तो आपको ये बटन और बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से पैडिंग यूज करके अपने किसी भी एलिमेंट को इनलार्ज कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को इनलार्ज करना हो तो हम उसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग डैश बॉटम, पैडिंग डैश लेफ्ट एंड पैडिंग डैश राइट। टॉप अगर आपने बॉर्डर को ऊपर इंक्रीज करना हो, बॉटम अगर नीचे इंक्रीज करना हो, लेफ्ट अगर लेफ्ट पे इंक्रीज करना हो, राइट अगर आपने राइट पे इंक्रीज करना हो। देन आपके पास आ जाता है बॉर्डर किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया बॉर्डर। बॉर्डर को अभी हम नहीं छेड़ रहे। अब हम आते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन क्या है, बॉर्डर के बाहर आपकी स्पेस को इंक्रीज करेगा। तो उसकी भी यही प्रॉपर्टीज हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। जस्ट पैडिंग की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन से क्या होगा, बेसिकली आपका जो एलिमेंट है, अगर मैं इस पूरे को फिलहाल कमेंट करके बाय डिफॉल्ट आपके एलिमेंट पे जाऊं तो हमारे पास ये एलिमेंट है। तो पैडिंग से क्या होता है, आपका जो एलिमेंट है वो इनलार्ज होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, उसके बॉर्डर के अंदर स्पेस इंक्रीज होती है। मार्जिन से क्या होगा, मार्जिन से आपका जो एलिमेंट है वो उसी साइज का रहेगा, उसका साइज चेंज नहीं होगा, बट उसके अराउंड स्पेस बन जाएगी। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा अपनी ओरिजिनल स्पेस से, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करके रिफ्रेश करूं और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो हमारा जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 150 कर दूं तो हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ से मूव हो जाएगा किसी और स्पेस पे। तो अब ये क्या हो रहा है, ये इसके बॉर्डर के बाहर कुछ स्पेस जनरेट कर रहा है, बॉर्डर के अंदर नहीं कर रहा, बॉर्डर के बाहर स्पेस जनरेट कर रहा है। तो यही मैंने आपको बताया था कि मार्जिन्स जो हैं ये किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर स्पेस जनरेट करते हैं, और वाटर पैडिंग, पैडिंग किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर स्पेस करते हैं। सो बेसिकली जो पैडिंग है वो आपके एलिमेंट का साइज इंक्रीज करेगा, बट जो मार्जिन है वो आपके एलिमेंट को शिफ्ट करेगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट पैडिंग के और मार्जिन के। ओके, सो ये है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज शॉर्ट हैंड, ये सेम यूज होंगी पैडिंग के लिए और सेम यूज होंगी मार्जिन के लिए। आपको पता है कि आपकी जो
प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 हैं, टॉप है, राइट है, बॉटम है और लेफ़्ट है, और यही इसका ऑर्डर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना कि मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मैं इसको एक ही लाइन में भी ये चारों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, मार्जिन 10px स्पेस 5px स्पेस 150px स्पेस 30px, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ये भी बेसिकली मेरे पास 4 साइड्स पे मार्जिन अप्लाई हो रहा है। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है ये यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम इस तरह से अपना मार्जिन लिखें तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो अप्लाई होगी टॉप के ऊपर, मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप के ऊपर। जो सेकंड वाली होगी वो होगी मार्जिन राइट के ऊपर। जो थर्ड वाली होगी वो मार्जिन बॉटम होगी, और जो लास्ट वाली होगी वो होगी मार्जिन लेफ्ट। बेसिकली ये क्लॉकवाइज है, टॉप देन राइट देन बॉटम देन लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज आपने चलना है फॉर द मार्जिन। अगर आप इसको सिंगल कमांड पे अप्लाई करना चाहते हैं ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, तो वो आपका कैसे होगा, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो टॉप पे 10px होगा, राइट पे 5px, बॉटम पे 150px एंड 30px होगा लेफ्ट पे। ना अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, बॉटम पे हमारे पास 150px आई है। तो अगर मैं इसके बाद कोई एलिमेंट डालता हूँ तो क्या होगा, वो 100px के बाद आएगा। तो ये मेरे पास स्पेस थी 100 पिक्सल्स की जो मार्जिन ने क्या किया था, जनरेट की थी इसके बॉर्डर के बाहर। और अगर हम इसका क्या कहते हैं मार्जिन रिमूव कर देते हैं तो ये जो ABC है ये डायरेक्टली इसके नीचे आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक और सिंटेक्स है कि आप 3 वैल्यूज इसको दे दें, 20px, 50px एंड 75px। तो क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी फॉर टॉप, जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी लेफ्ट और राइट की, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो होगी बॉटम की। सो अगर आप 3 वैल्यूज देते हैं तो फर्स्ट वाली हमारी कंसिडर होगी टॉप की, सेंटर वाली राइट और लेफ्ट की, और लास्ट वाली हमारे पास मार्जिन बॉटम की। एंड एक और इसका सिंटेक्स है कि आप इसको 2 वैल्यूज दे दें, तो फर्स्ट वाली जो होगी वो टॉप बॉटम की होगी एंड सेकंड वाली लेफ्ट एंड राइट की होगी। और ये तीनों सिंटेक्सेस स्टैंड्स ट्रू फॉर पैडिंग एज वेल। पैडिंग पे भी यही वाले रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, width and height of an element। सो अब आपको अगर समझ आ गई है पैडिंग और मार्जिन की, तो हमारे पास एक डिव है, उसको मैंने विड्थ दी है 320px, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको वो बताया है, ओके। मैं आपको एक और सिंटेक्स बताना भूल गया हूँ। इसका फोर्थ सिंटेक्स है कि हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जस्ट 10px। मैं इसको लिखता हूँ मार्जिन 10px। अब इससे क्या होगा, इसकी चारों साइड्स पे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों साइड्स पे 10px का मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो चारों साइडों पे, मैं इसको 100px करता हूँ ताकि आपको इफेक्ट नजर आए। तो चारों साइडों पे हमारे पास इसका जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंगल वैल्यू अगर हम देंगे तो चारों साइडों पे अप्लाई हो जाएगी। आपने अगर 4 वैल्यू देनी है तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है, 3 देनी है तो टॉप राइट लेफ्ट बॉटम है, और 2 देनी है तो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। हमने डिव बनाया एक, हमने उसको विड्थ दी 320 पिक्सल्स की, और हमने उसको पैडिंग दी 10 पिक्सल्स की, और उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है 5 पिक्सल्स का। अब इस पूरे डिव की टोटल विड्थ कितनी होगी, ओके। सो इस डिव की हमने ओरिजिनली विड्थ दी हुई थी 320 पिक्सल्स, ठीक है। देन
हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया 5 साइड्स पे। सो विड्थ हमारे पास अगर इस तरह से है ये वाली, ठीक है, तो 320 इसकी अपनी विड्थ थी। सो बॉर्डर कितने का है जनाब, 5 पिक्सल्स का। सो 320 इसकी अपनी विड्थ थी, 5 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे हो गया और 5 पिक्सल्स का बॉर्डर जो है वो यहाँ पे हो गया। तो इसकी टोटल विड्थ कितनी हो गई, 320 प्लस लेफ्ट बॉर्डर 5 प्लस राइट बॉर्डर 5, तो 330 विड्थ। देन हमने इसके ऊपर अप्लाई की हुई है 10 px की पैडिंग। तो 10 px की पैडिंग हमने सिंगल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि चारों साइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो 330 में ऐड क्या होगा, 10 पिक्सल्स की पैडिंग लेफ्ट की, 10 पिक्सल्स की पैडिंग राइट की। तो 330 प्लस 10 360 पिक्सल्स इस एलिमेंट की टोटल विड्थ होगी। अगर हम ये वाली स्टाइलिंग इस पे अप्लाई करते हैं, 320 उसकी ओरिजिनल विड्थ, देन लेफ्ट और राइट पे 5 पिक्सल का बॉर्डर दैट इज 10 पिक्सल 330, एंड देन लेफ्ट एंड राइट पे 10 पिक्सल्स की पैडिंग दैट इज 20। सो 330 प्लस 20 350 ना, हाँ 350, सॉरी 360 में कह रहा था, 350 इसकी टोटल विड्थ होगी। ठीक है, और बॉर्डर का कुछ भी नहीं है, बॉर्डर जस्ट इसी तरह से है। अगर मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ 3px, तो इस जो एलिमेंट है इसके अराउंड एक बॉर्डर बन जाएगा 3 पिक्सल्स का। उसका अगर हमने कलर देना है तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, तो वो 3 पिक्सल्स का ब्लैक कलर आ जाएगा, #000। ओके, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सॉलिड ब्लैक, इससे होगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर के साथ बॉर्डर अगर आपने सेलेक्ट करना है, आपने कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है, देन किस टाइप का बॉर्डर देना है। सॉलिड देंगे तो आपके पास लाइन आएगी, यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लिख देता हूँ तो हमारे पास बॉर्डर जो है वो डॉटेड आएगा। एंड देन किस कलर का बॉर्डर देना है, यहाँ पे अगर मैं ब्लैक लिख दूंगा तो हमारे पास ब्लैक कलर का बॉर्डर आएगा, अगर मैं रेड लिख दूंगा तो हमारे पास रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने जस्ट लेफ्ट पे देना है बॉर्डर, तो हम जस्ट लेफ्ट लिखेंगे तो हमारे पास बाकी जो बॉर्डर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर का आ जाएगा, और लेफ्ट वाला जो बॉर्डर है वो हमारे पास इस स्टाइल का आ जाएगा जो हमने इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे भी आपके पास वही वाला जो स्नैरियो है, जो सिंटैक्स है वो यूज़ होगा, 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ एंड 1 वैल्यू वाला। ठीक है, तो बॉर्डर आप बेसिकली किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। सो ये हो गई मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर, दैट इज CSS बॉक्स मॉडल। नाउ द लास्ट टॉपिक इज CSS पोजीशन, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक इज CSS पोजीशंस। बेसिकली हमारे पास 5 तरह की पोजीशंस हैं CSS के अंदर। एक तो है स्टैटिक बेसिकली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है हर एलिमेंट की, HTML के एलिमेंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो स्टैटिक होगी। स्टैटिक पोजीशंस एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। इस पे हम बेसिकली हमारे पास जो पोजीशंस होती हैं उनमें 4 चीज़ें होती हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम एंड राइट। मार्जिन की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट पोजीशंस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका कोड ओपन करूँ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, हम कोई भी पोजीशन अगर लगाएंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी CSS के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो हम पोजीशन की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देंगे, और ये वैल्यू क्या होगी, इन चारों में से कोई एक। हमने जो भी टाइप रखनी है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है div पोजीशन और कॉलन उसकी वैल्यू, और ये वैल्यू होगी या तो स्टैटिक या रिलेटिव या फिक्स्ड या एब्सोल्यूट या फिर स्टिकी। ठीक है, तो इन पांचों में से होगी। तो जब हम स्टैटिक के अलावा बाकी 4 यूज करेंगे तो वहां पे हम साथ ही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, लेफ्ट की, टॉप की, राइट की और बॉटम की। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं विद पोजीशन।
पोजीशन की ही ये प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्दर आप इनको सब कैटेगरीज कह लें, पोजीशन की ही ये सब कैटेगरीज हैं, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। हम बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे, मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप या बॉर्डर टॉप, हम जस्ट टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की बात कर रहे हैं। सो स्टैटिक जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास HTML की पोजीशन होती है, तो इसके साथ हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टीज नहीं लिखते। अगर लिख भी लें तो उसका अफेक्ट नहीं आता। An element with position static is not positioned in any special way. It is always positioned according to the normal flow of the page. तो इसको कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं आता, जो आपका नॉर्मल फ्लो है वही आपका फॉलो होगा। देन हमारे पास आती है relative. An element with position is equals to relative is positioned relative to its normal position. जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसी के लिहाज से वो एडजस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेज को ओपन करूं, CSS पोजीशन, इसका अगर हम पहले तो HTML देख लें, यहाँ पे मेरे पास है div क्लास पोजीशन 1, देन div उसकी क्लास है पोजीशन, एंड देन हमारे पास है p का टैग। ठीक है, और p का टैग मैंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है क्योंकि मुझे इस पेज में स्क्रॉलिंग चाहिए थी। देन पोजीशन 1 के ऊपर हमने कोई स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, मैं इसकी पोजीशन फिलहाल कर देता हूँ कमेंट, एंड देन इसकी भी पोजीशन हम कर देते हैं कमेंट। सो इस पे आए और रिफ्रेश किया तो ये अब अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है, राइट। सो रिलेटिव पोजीशन क्या कहती है? इट सेज दैट an element with position is equals to relative is positioned relative to its normal position, setting the top, right, bottom and left properties of a relatively positioned element will cause it to be adjusted away from its normal position. Other contents will not be adjusted to fit into the any gap left by the element. So आसान लैंग्वेज में क्या होगा, अगर हम इस एलिमेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? हम इसके ऊपर रिलेटिव पोजीशन लगाते हैं टॉप की, और टॉप से हम इसको 10px नीचे मूव करते हैं। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या हुआ है, पोजीशन 1, इसको कमेंट किया और यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये हुआ। ओके, सो हम इसको करते हैं टॉप और लेफ्ट। हम टॉप नहीं करते, टॉप से आपको समझ नहीं आएगी, मैं इसको लेफ्ट करता हूँ। ओके, सो अब क्या हुआ कि जब हमने इसको अपनी इसकी रिलेटिव पोजीशन से लेफ्ट साइड पे 10px मूव किया तो ये अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन, जो इसकी रिलेटिव अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, वहां से 5 पिक्सल्स मूव हो गया टुवर्ड्स राइट। तो लेफ्ट साइड से हमने इसको मूव किया, पुश किया टुवर्ड्स राइट 10 पिक्सल्स, तो इसकी जो भी अपनी पोजीशन थी वहां से ये मूव हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट। और साथ ही अगर मैं इसको टॉप और 100px करता हूँ तो क्या होगा, ये हमारे पास टॉप से मूव हो जाएगा 100px नीचे। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो ये है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 100 पिक्सल्स ये नीचे मूव हो गया। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी जो रिलेटिव पोजीशन थी उससे एडजस्ट होके, अपनी नॉर्मल पोजीशन से एडजस्ट होके अपनी रिलेटिव पोजीशन पे चला जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ये बता रहा है कि जब ये एडजस्ट होगा अपनी न्यू पोजीशन पे तो ये किसी भी गैप को एडजस्ट नहीं करेगा जो भी इसकी वजह से क्रिएट हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पे था, इस प्लेस पे था नॉर्मल पोजीशन में, इसने अपनी प्लेस छोड़ी और अपनी न्यू पोजीशन पे चला गया, तो इसकी ये वाली प्लेस खाली रह गई, ब्लैंक रह गई। तो ये वाली जो ब्लैंक स्पेस है ये ऑक्यूपाई नहीं होगी बाय दिस एलिमेंट।
ठीक है, ये वाली स्पेस खाली रहेगी। यहाँ से जस्ट इस टैग ने अपने आप को शिफ्ट किया है टू इट्स न्यू प्लेस, जो कि टॉप से कितना है 100 px है पिक्सल्स है और लेफ्ट से 10 px है। यहाँ पे भी अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये लेफ्ट से भी मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने न्यू पोजीशन पे चला गया, बट इसने जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है उसको खाली नहीं छोड़ा, और जो बाकी इसके बाद टैग्स थे वो भी इसकी जो ओरिजिनल स्पेस थी उस पर नहीं गए। तो ये बेसिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रिलेटिवली मूव करता है, इस पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट पोजीशन। Absolute position, an element with absolute position is positioned relative to the nearest positioned ancestor. So अगर हम इसी टैग की पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, अब क्या होगा इस टैग के साथ, इसने अपनी पोजीशन छोड़ी, ये अपनी न्यू पोजीशन पे चला गया। ठीक है, जो कि 100 px टॉप से है, 100 px लेफ्ट से है। बट जैसे ही ये अपनी ओरिजिनल न्यू पोजीशन पे गया, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो ऑक्यूपाई हो जाएगी बाय द नेक्स्ट टैग्स। रिलेटिव में ये नहीं हो रहा था, एब्सोल्यूट में ये होगा। एब्सोल्यूट में जब किसी भी टैग को आप मूव करते हैं तो वो अपनी पोजीशन छोड़ देता है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी उसको वो छोड़ देगा, वो चला जाएगा न्यू पोजीशन पे, और न्यू पोजीशन पे जैसे ही जाएगा तो उसके नीचे वाले जितने भी टैग्स हैं वो उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि एब्सोल्यूट पोजीशन अपनी पोजीशन को छोड़ देगा हर सूरत में। अगर हम इसको किसी भी जगह पे मूव ना करें और मैंने इसकी प्रॉपर्टी रखी है एब्सोल्यूट की, तो बेसिकली जो नेक्स्ट वाला टैग था, अगर मैं इसका जस्ट इसको कमेंट कर दूं, हमारे पास फ्लो है ये। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जस्ट पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट कर देता हूं और इसको कहीं भी मूव नहीं करता, तो क्या होगा, ये अपनी जो ओरिजिनल स्पेस थी इसको छोड़ देगा। जैसे ही इसको छोड़ेगा तो ये वाला टैग इस टैग के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये वाला टैग इसकी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और ये टैग कहाँ गया है, पेज की 00 पोजीशन पे, पेज की 00 पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर गया। और अगर हम 00 भी नहीं करते तो क्या होगा, वो वाला टैग इस टैग के ऊपर आ जाएगा। उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी लेकिन वो उसी जगह पे रहा, और जो नीचे वाली टैग्स थे उसने उसको रिप्लेस कर दिया, ओवरलैप कर दिया। और अगर हम इसकी पोजीशन 00 कर देते हैं तो ये उस पेज की 00 पोजीशन के ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे वाला टैग है उसने इसकी जगह ले ली है। और अगर हम इसको मूव करते हैं फ्रॉम अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो हमारे पास ये सिंटैक्स बनेगा, ये सीन बनेगा। इसने अपनी जगह छोड़ दी और इसकी जगह पे नीचे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग अलाउज यू टू प्लेस योर एलिमेंट प्रिसाइजली वेयर यू वांट। तो आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपका जो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आ जाता है, गो टू टॉप का कोई आइकन आ जाता है, तो वो हम एब्सोल्यूट पोजीशन से किसी भी जगह पे क्या करते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं कि जैसे ही हमारे पास स्क्रॉलिंग, वो जावास्क्रिप्ट से होता है कि आपकी स्क्रॉलिंग इनेबल हुई है या नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आइकन है वो शो हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी प्रिसाइज पोजीशन पे प्लेस करना हो तो हम पोजीशन यूज करते हैं एब्सोल्यूट की। द पोजीशनिंग इज डन रिलेटिव टू इट्स फर्स्ट रिलेटिविटी। तो जहां पे भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है वहां से इसका जो पोजीशनिंग होती है वो स्टार्ट होती है। देन हमारे पास आती है फिक्स पोजीशनिंग। अब ये जो पहली तो पोजीशन मैंने आपको बताई हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये हमारे पास होती है पेज की विड्थ के लिहाज से। ठीक है, इस पेज की विड्थ कितनी है, सपोज 1100 पिक्सल्स है, तो ये इस पेज के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। बट जो नेक्स्ट वाली दो मैं आपको बताने लगा हूँ, फिक्स्ड और स्टिकी, ये बेसिकली आपके स्क्रीन के मुताबिक होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को इन दोनों में से कोई एक करता, फिक्स्ड या स्टिकी करता,
तो ये स्क्रीन के ऊपर फिक्स होती, ये पेज के ऊपर फिक्स ना होती। तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट को करते हैं फिक्स्ड, ठीक है, और रिफ्रेश, अब इसके ऊपर कुछ भी जो है क्या कहते हैं उसको, चेंज नहीं आया। बट इसका मेन चेंज क्या होगा कि ये आपके स्क्रॉल के साथ साथ रहेगी। ये इन टॉप और लेफ्ट पे तो पोजीशन हो गई है, बट ये पेज के टॉप और लेफ्ट पे पोजीशन नहीं हुए, ये आपके स्क्रीन के टॉप और लेफ्ट पे, आपके जो वेब पेज शो हो रहा है उसकी स्क्रीन के ऊपर फिक्स हुए हैं। अब स्क्रॉलिंग के साथ साथ ही आपके चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हम इसको बैक करें एब्सोल्यूट पे, तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ये स्क्रॉल के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऊपर चला गया है, ये पेज के ऊपर फिक्स हुआ है। बट अगर आपका जो है फिक्स्ड, ये आपकी स्क्रीन पे फिक्स हो जाएगा और स्क्रीन के साथ साथ स्क्रॉल करेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग आपकी विद रिस्पेक्ट टू पेज होती है और फिक्स पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन होती है। देन लास्ट थिंग इज पोजीशन इज इक्वल टू स्टिकी। चलिए इसका पढ़ लेते हैं। Relative to the viewport, that is screen, which means it always stays on the same place even if the page is scrolled. This is this. A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have been located. Then हमारे पास आ जाती है sticky. Sticky क्या होगी कि ये ओरिजिनली अपनी पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। हम इसको ओरिजिनली अपनी पोजीशन पे रखते हैं। हाँ, ये कैसे होती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होती है। और जैसे ही ओके हम इसकी टॉप लेफ्ट, टॉप हम इसको देते हैं 10। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इस टैग को रिमूव चेंज कर रहे हैं। ओके, हम पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, हम पहले टैग के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग रिमूव कर रहा हूँ। ओके, रिमूव नहीं करते, पड़ा रहे। तो यहाँ पे आया और ये हो गया। ओके, ये खड़ा रहे और हम इसके ऊपर पोजीशन करते हैं स्टिकी और इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो स्टिकी की पोजीशन है ये बेसिकली क्या करती है, अभी मैंने इसके ऊपर स्टिकी की पोजीशन लगाई हुई है और मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर कोई भी पोजीशनिंग नहीं लगी हुई, हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो है वो चलता रहेगा। अब स्टिकी की पोजीशन क्या करती है, ये अपनी पोजीशन पे ही रहती है, ठीक है। अगर मैं स्टिकी को अनेबल कर दूं तो ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब इसका फायदा क्या है कि जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे डाउन, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसकी पोजीशन मीट होगी, दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है पोजीशन वाला, ये टॉप 0 पे आएगा। जैसे ही ये टॉप 0 पे आएगा, ये उस जगह पे स्टिक हो जाएगा। अभी ये हमारे पेज के साथ चल रहा है, ठीक है, पेज के स्क्रॉल के साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये टॉप 0 पे पहुंचेगा, ये हमारे पास स्क्रीन के साथ चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशियली क्या है, पेज के साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन मीट होती है, इसकी जो कंडीशन है वो मीट होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्क्रीन के लिहाज से। सो इनिशियली ये विद रिस्पेक्ट टू वेब पेज है, बट जैसे ही इसकी कंडीशन मीट होगी, ये विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन स्टिक हो जाएगा अपनी उस प्लेस पे, उस लोकेशन पे, ठीक है। तो इसकी अगर हम थ्योरी पढ़ें कि अ स्टिकी एलिमेंट टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशनिंग। इनिशियली ये रिलेटिव होता है, लेकिन जैसे ही ये अपनी उस स्पेसिफिक
पोजीशन पे जाता है तो ये वहाँ पे फिक्स हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन. It is positioned relative until a given offset position is met in the viewport. Then it sticks in a place like the position is equals to fixed. So initially ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही इसकी कंडीशन फुलफिल होती है, मेट होती है, तो ये वहाँ पे स्टिक हो जाता है. ठीक है, तो ये 4 तरह की पोजीशनिंग है. ये मैंने आपको डेमो से भी बता दी है. एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू आपके वेब पेज होती है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेब पेज होती है, एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वेब पेज होती है, फिक्स्ड और स्टिकी आपकी विद रिस्पेक्ट टू जो स्टिकी है विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन होती है, और जो स्टिकी है फिक्स्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन होती है. एंड द स्टिकी ये इनिशियली विद रिस्पेक्ट टू वेब पेज होती है, और जब इसकी पोजीशन मेट होती है तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन हो जाती है. मीडिया क्यूरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गया. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर. अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.